नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। और हमने 3 अगस्त तक निर्णय किया है इसी चैनल पर MGKVP यूनिवर्सिटी वाराणसी और हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी एवं साथ ही संबद्ध सभी महाविद्यालय जो श्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबंध है, उनके LLB अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के LLB के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं पेपर नंबर 3 कॉपीराइट। पेपर 3 हम पढ़ा रहे हैं कॉपीराइट। थर्ड पेपर क्या है? LLB 6 सेम, LLB 6 सेमेस्टर MG अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ MGKVP वाराणसी LLB 6 सेमेस्टर का हम पेपर 3 पढ़ा रहे हैं कॉपीराइट। अगला पेपर हमारा 2 अगस्त को है, 2 अगस्त 2023। थर्ड पेपर हम आपको लेक्चर यहाँ देने जा रहे हैं। इसमें किया कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल पर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं जरा इस व्हाइट बोर्ड की पेन में थोड़ी सी फिल कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये हो गया। हमने पिछला जो लेक्चर दिया था क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, वो लेक्चर आपको कैसा लगा आपने बताया नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट। थर्ड पेपर LLB 6 सेमेस्टर कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है इसका नाम? कॉपीराइट। कॉपीराइट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्धिक संपदा। क्या कहते हैं इसको? बौद्धिक संपदा क्या है? काफी टफ पेपर है। क्वेश्चन हमारा पहला होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल What do you understand by intellectual property? What do you understand by intellectual property? बौद्धिक संपदा बुद्धि की संपदा है। क्या है? संपदा का मतलब होता है संपन्न होना, धन धान्य से, हर चीजों से संपन्न होना, इसको बोलते हैं संपदा। तो बौद्धिक संपदा बुद्धि की संपदा है। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है बौद्धिक संपदा से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। What do you understand by intellectual property?
बौद्धिक संपदा बुद्धि की संपदा है और बौद्धिक संपदा से तात्पर्य है ऐसी वस्तुओं जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। क्लियर है? बौद्धिक संपदा व्यक्ति के बौद्धिक संपदा व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। ज्ञान, विचार व प्रतिभा, नॉलेज, आइडियाज एंड इंटेलिजेंसी, इसकी वह है अभिव्यक्ति, रिप्रेजेंटेशन। बौद्धिक संपदा व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है और ज्ञान, विचार और प्रतिभा की बाह्य अभिव्यक्ति है बौद्धिक संपदा। बुद्धि बौद्धिक श्रम व बौद्धिक कौशल बुद्धि, बौद्धिक श्रम और बौद्धिक कौशल पर भी व्यक्ति का अपवर्जी स्वत्व माना जा सकता है। यह अपवर्जी स्वत्व क्या होता है? एक्सक्लूसिव टाइटल। बुद्धि, बौद्धिक श्रम और बौद्धिक कौशल किसी व्यक्ति का अपवर्जी स्वत्व माना जा सकता है। एक्सक्लूसिव टाइटल मतलब पूरी आपके पास उसकी राइट्स होंगी। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ऐसी वस्तुओं कहते हैं बौद्धिक संपदा ऐसी वस्तुओं कहते हैं जो अभौतिक और अमूर्त होती है। बौद्धिक संपदा ऐसी वस्तुओं कहते हैं जो अभौतिक या अमूर्त होती हैं, जिनको विधि लॉ अधिकारों का विषय वस्तु, जिनको विधि अधिकारों का विषय वस्तु मानती है। मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ये आपके अधिकारों की विषय वस्तु है, तो आपके राइट्स को कैसे कोई ले सकता है? समझ गया? ये आपके अधिकारों की विषय वस्तु है, ये आपके राइट्स हैं, इसको कौन ले सकता है? इसीलिए इसको बोलते हैं कॉपीराइट के अंतर्गत।
intellectual property. What do you mean by intellectual property? कॉपीराइट। पेपर थर्ड है हमारा ये, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं उससे रिलेटेड जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें जितने भी LLB 6 सेम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये लेक्चर परफॉर्म कर रहा हूं। LLB 6 सेमेस्टर। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो बौद्धिक संपदा से हमारा क्या अभिप्राय? बौद्धिक संपदा बुद्धि की संपदा है। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य है कि ऐसी वस्तुएं जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। बौद्धिक संपदा व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। ज्ञान, विचार, प्रतिभा की बाह्य अभिव्यक्ति है। बुद्धि, बौद्धिक श्रम, बौद्धिक कौशल पर भी व्यक्ति का अपवर्जी स्वत्व है, एक्सक्लूसिव टाइटल। अपवर्जी स्वत्व मतलब एक्सक्लूसिव टाइटल माना जा सकता है। बौद्धिक संपदा ऐसी वस्तुओं कहते हैं जो अभौतिक या अमूर्त होती है। जो अभौतिक, अभौतिक का मतलब क्या होता है? भौतिकता शून्य होगी और अमूर्त होगी। जिनको विधि अधिकारों का विषय वस्तु मानती है, जिनको कि लॉ क्या मानती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉ क्या मानती है? अधिकारों का विषय वस्तु। लॉ को क्या मानती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अधिकारों का विषय वस्तु मानती है। तो इस तरह से कॉपीराइट में आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट इज intellectual property rights? What is intellectual property rights? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? What is intellectual property rights? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? What is intellectual property rights? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? वे विधिक अधिकार जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं। विनियमित करते हैं। ये अधिकार इसके मालिक होते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी राइट जो होता है, कॉपीराइट जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, इन सबों के मालिक होते हैं। आप अगर किसी ब्रांडिंग की कॉपीराइट कराते हैं तो आप उस कॉपीराइट के मालिक होंगे।
अगर आप किसी ब्रांडिंग का पेटेंट कराते हैं तो आप उस पेटेंट के मालिक होंगे, और अगर आपने ये पेटेंट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे किया है तो कोई भी अन्य व्यक्ति इसको रजिस्टर कर दिया गवर्नमेंट की साइट पे, तो कोई भी व्यक्ति आपके उस नाम का, उस ब्रांड का आपकी बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकता। इसी को कॉपीराइट बोलते हैं। इसमें पहले से लेके चलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तो उस पर जो आपका अधिकार होगा, जो बौद्धिक आपकी बुद्धि से उपज से निकला है, जो आपने सोचा है, जो लोगो आपने बनाया है, जो कंपनी का नाम आपने रखा है, जो फर्म का नाम आपने रखा है, तो उसका अधिकार सिर्फ आपका है। वे विधिक अधिकार जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं, तो ये अधिकार स्वामी के स्पष्ट, स्वामी का मतलब जो उसका मालिक है, जैसे मैंने बनाया, तो स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना, मतलब हमारी बिना परमिशन के आप नहीं यूज कर सकते। स्पष्ट अनुमोदन के बिना, मेरी बिना सहर्ष स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी अन्य व्यक्ति को उसको इस्तेमाल करने का, किसी भी अन्य व्यक्ति को, ध्यान से समझ लीजिए, जो भी हमारे साथी बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये कॉपीराइट। ये उनकी बिजनेस में भी काम आएगी कि वे विधिक अधिकार जो मानव बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं, और ये अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विषय वस्तु का लाभ उठाने को निषेध करती है। विषय वस्तु का लाभ उठाने को निषेध करती है, नहीं लाभ ले सकती। निषेध मतलब परमिशन नहीं देती है। बौद्धिक संपदा अधिकार वे अधिकार हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द सच राइट्स। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? तो ऐसे विधिक अधिकार जो मानव बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं, और ऐसे अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विषय वस्तु का लाभ उठाने को निषेध करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पोएट्स, लेखकों को इन्वेंटर्स, आविष्कारकों को, एक्सेट्रा की बौद्धिक रचनात्मक, उनकी बौद्धिक रचनात्मक और आविष्कारशीलता और आविष्कारशीलता को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? प्रोत्साहित, संबंधित एवं संरक्षित, तीनों चीज संरक्षित करती है, संबंधित करती है और प्रोत्साहित करती है। और गुणवत्तापूर्ण और गुणवत्ता युक्त माल और सेवाओं के विपणन, माल व गुड्स एंड सर्विसेज के विपणन को सरल बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण करता है।
आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। हाँ करवा दो। हाँ सामान मिला कॉपीराइट रूल। हमारा आज का जो टॉपिक है कॉपीराइट रूल, आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाल ली होगी। देखिए कहता क्या है, हम MGKVP यूनिवर्सिटी के रिलेटेड LLB 6th सेमेस्टर के इस क्वेश्चन को उठाया हमने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बौद्धिक संपदा बुद्धि की संपदा है। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। बौद्धिक संपदा व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है और ज्ञान विचार प्रतिभा की बाह्य अभिव्यक्ति है। बुद्धि बौद्धिक श्रम और बौद्धिक कौशल पर भी व्यक्ति का अपवर्गी स्वत्व यानी कि एक्सक्लूसिव टाइटल माना जा सकता है। बौद्धिक संपदा ऐसी वस्तुओं कहते हैं जो अभौतिक या अमूर्त होती हैं, जिनको विधि अधिकारों का विषय वस्तु मानती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार किसे कहते हैं। वे विधिक अधिकार जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं। तो ऐसे अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विषय वस्तु का लाभ उठाने को निषेध करती है, रोक देती है। उस पे पूरा राइट्स आपका है। व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि आप जो चीज लिख रहे हैं, जो पोएम लिख रहे हैं, आप जो बौद्धिक रचना कर रहे हैं, आप जो आविष्कार कर रहे हैं, उस पर आपका ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो ऐसे विधिक अधिकार जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं, ऐसे अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विषय वस्तु का लाभ उठाने को निषेध करती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पोएट को, इन्वेंटर को इत्यादि महत्वपूर्ण महापुरुषों को जो कि इस तरह की रचनाएं करते हैं, इस तरह की इन्वेंशन करते हैं, उनकी बौद्धिक रचनात्मक और आविष्कारशीलता को प्रोत्साहित और संबंधित और उनको प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि संरक्षित करने के लिए और उनके क्वालिटी बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता युक्त और व्यापार के क्षेत्र में माल और सेवाओं के विपणन को सरल बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हम यूनिट 1 को यहाँ पे डील कर रहे हैं। वी हैव टू डिस्कस यूनिट 1 ऑफ LLB 6M थर्ड। अब हम अगले यूनिट से क्वेश्चन लेते हैं। कॉपीराइट एक्ट,
कॉपीराइट एक्ट, नोट करिए। कॉपीराइट एक्ट में यूनिट सेकेंड कॉपीराइट एक्ट, इसको मैं मिटा देता हूं। I hope you all enjoy the lecture. If you have any confusion, please drop your query on comment box. I will try to resolve it. कॉम्टेरिया पे जो नए हैं विद्यार्थी या हमारे सहपाठी वो कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन कहता है कॉपीराइट यूनिट 2 हम यहाँ पे डिस्कस करने आ गए। हमारा हो गया यूनिट 2। यहाँ से पहले यूनिट से हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ पर परफॉर्म किया। राइट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ historical development of copyright। historical development of copyright। आंसर, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमको बताना है कि प्रतिलिप्याधिकार के ऐतिहासिक विकास। प्रतिलिप्याधिकार बड़ा ही टिपिकल हिंदी में वर्ड है ये। कॉपीराइट को बोलते हैं प्रतिलिप्याधिकार। प्रतिलिपि का पूरा अधिकार आपके पास होता है, राइट्स ऑफ द कॉपी, दैट कॉज सेज दैट कॉपीराइट, प्रतिलिप्याधिकार। तो ये कॉपियर ऑफ वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? कॉपियर ऑफ वर्ड्स। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो उद्भव हुआ है कॉपीराइट है, क्या है? कॉपियर ऑफ वर्ड्स। इसकी प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? ये प्रतिलिपि क्या चीज होती है? प्रतिलिपि का सेंस है अनुलिपि। अनुलिपि, अनुकृति, अनिलिपि, अनुकृति, मौलिक लेखन, मौलिक लेखन, रंग चित्र, रंग चित्र और लिखत एक्सेट्रा। कॉपियर ऑफ वर्ड से बना हुआ है कॉपीराइट। 1485 में प्रचलन में आया, मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ, पांडुलिपि या मुद्रण के तैयार अन्य सामग्रियों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। प्रतिलिपि से तात्पर्य है अनुलिपि, अनुकृति, मौलिक लेखन, रंग चित्र, लिखत आदि का पुनरुत्पादन। और 15वीं सेंचुरी में प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण को मान्यता दी जाने की बात आरंभ हुई और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ठोस आकार प्रदान किया गया। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार बहुत ही फेमस और बहुत ही सर्वमान्य ये बातें होती हैं जो कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में लिखी जाती है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, इसको सर्वमान्य माना गया है पूरे वर्ल्ड में। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहेगी तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार कॉपीराइट, क्या कहा इन्होंने कॉपीराइट के बारे में? कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में, लिटरेचर जो आप लिखते हैं, तो कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में मान्यता प्राप्त तथा ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी सेज दैट कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में मान्यता प्राप्त तथा कानून के द्वारा मंजूरी, कानून के
द्वारा मंजूरी सहित अधिकार है। कैसा अधिकार है? पूरी कानूनी मंजूरी मिलती है हमको। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है कि कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में, क्या कहती है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जो कि सर्वमान्य डिक्शनरी है पूरे वर्ल्ड में, कहती है कॉपीराइट की डिफाइन करती है इस तरह से कि कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में मान्यता प्राप्त और कानून के द्वारा मंजूरी सहित अधिकार है। कानून के द्वारा जो मंजूरी मिल जाएगी इस राइट को, इन्हीं को बोलते हैं कॉपीराइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर। कई बच्चों का पिछले वर्ष भी बैक लग गया है इसी पेपर में। पेपर थर्ड LLB 6th सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल HCPG कॉलेज एंड अदर्स। उसके लिए हम परफॉर्म करें लेक्चर कॉपीराइट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉपीराइट, प्रतिलिप्याधिकार का ऐतिहासिक विकास। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉपीराइट, इसका जो सीधा सा कॉपियर ऑफ वर्ड्स से कॉपीराइट का आया है, उद्भव कहां से? कॉपियर ऑफ वर्ड्स, उन शब्दों की, आपकी, स्व की एक पेटेंट हो जाती है। तो प्रतिलिपि का मतलब हम यहां समझते हैं कॉपीराइट की भाषा में अनुलिपि हो सकता है, अनुकृति हो सकता है, मौलिक लेखन हो सकता है, रंग चित्र हो सकता है, कोई लिखत हो सकता है, इत्यादि इत्यादि चीजें हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में मान्यता प्राप्त और कानून के द्वारा मंजूरी सहित अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानून के द्वारा मंजूरी सहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में, कॉपीराइट इन लिटरेचर प्रॉपर्टीज verified and positive retention with law। असल लिखावट, कॉपी का मतलब क्या है? असली लिखावट। ध्यान दीजिए, कॉपी से क्या आशय है? कॉपीराइट में असल लिखावट की प्रतिलिपि निकालना। क्या होता है? असल लिखावट की प्रतिलिपि निकालना। कॉपी का मतलब क्या है? असल लिखावट की प्रतिलिपि निकालना, उसको पुनः पैदा करने से लिया जाता है। उसको पुनः पैदा करना, उसको पुनः पैदा करने से लिया जाता है। प्रतिलिपि और यहीं पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इसका तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, वहीं पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो कि सेकंड मानी जाती है, वेरीफाइड है इनकी बातें। जबकि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति इसकी बातों को नहीं काट सकता। इट इज सेज बाय द ब्लैक लॉज डिक्शनरी एंड द सेकंड टॉप मोस्ट पावरफुल डिक्शनरी सेज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। प्रतिलिप्याधिकार, प्रतिलिप्याधिकार एक लेखक, हम डिफाइन कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको, एक लेखक, कलाकार आदि, मतलब इस तरह से और भी लोग
का एकमात्र अधिकार है, एकमात्र स्वयं उसका अधिकार है। जो कला वो करेगा, जो साहित्य वो लिखेगा, जो पोयम वो लिखेगा, जिसके, अब देखिए यहीं पर टर्निंग पॉइंट आएगा, जिसके द्वारा वह उसको छपवा सके, वह उसको छपवा सके, प्रिंट करवा सकता है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, राइट्स हो गई, प्रकाशित करे, प्रकाशित करा सकता है, उसकी कॉपीज को बेच सकता है, तथा असली कॉपियां, तथा असली कॉपियां, तथा असली कॉपियां, प्रतिलिपियां, ध्यान दीजिए, तथा असली कॉपियां, प्रतिलिपियां निकाल कर उसका विक्रय करें, बेच सके उसको, क्योंकि वो उसके द्वारा रचित है, उसके द्वारा करित है, उसके द्वारा कारित है। Our important question that historical development of copyright. Copyright is a copier of words. प्रतिलिपि क्या है? अनुलिपि, अनुकृति, मौलिक लेखन, रंग चित्र, लिखत को ही बोलते हैं प्रतिलिपि। According to Black's Law Dictionary, कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में, कॉपीराइट साहित्यिक संपत्ति में मान्यता प्राप्त और कानून के द्वारा मंजूरी सहित राइट्स है, अधिकार है। कॉपी असल लिखावट की प्रतिलिपि निकालना, इसको बोलते हैं कॉपी, उसको पुनः पैदा करना, ये कहलाता है कॉपी। कॉपी वर्ड क्या मतलब है यहाँ पे? कॉपी का मतलब है असल लिखावट की प्रतिलिपि निकालना और उसको पुनः पैदा करना, ये कहलाता है कॉपी का मतलब। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, प्रतिलिप्याधिकार, कॉपीराइट एक लेखक, कलाकार इत्यादि का एकमात्र अधिकार है जिसके द्वारा वह उसको छपवा सके, प्रकाशित करे, असली कॉपियां या तो प्रतिलिपियां निकाल कर उसका विक्रय कर सके, उसको मार्केट में बेच सके। तो ऐसे अधिकार को बोलते हैं कॉपीराइट। वहीं पर रोमन लॉ कहती है, रोमन लॉ कहती है कॉपीराइट के बारे में, जब कोई व्यक्ति, रोमन लॉ क्या कहती है? जब कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन किसी कागज पर कुछ लिखता है, रोमन लॉ कहती है जब कोई व्यक्ति किसी कागज पर जब कुछ लिखता है, रोमन लॉ कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कागज पर जब कुछ लिखता है, तब लिखावट का मालिक, तब जिसने लिखा है, लिखावट का मालिक, मालिक शब्द क्या है? स्वामी शब्द क्या है? क्योंकि ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका है, उसके द्वारा लिखा गया है, यही तो राइट है, इसी को कॉपीराइट बोलते हैं। कि जब रोमन लॉ के अनुसार हम परिभाषित करेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी कागज पर जब कुछ लिखता है, तब लिखावट का मालिक लिखने वाला होता है, जिसने लिखा है वही उसका मालिक है। ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। तब लिखावट का मालिक लिखने वाला होता है। विधि किसी व्यक्ति के कौशल, लॉ में क्या लिखा है कि वेदे किसी व्यक्ति के कौशल, मतलब उसकी इंटेलिजेंसी, श्रम, उसके लेबर, वह पूंजी, उसकी संपत्ति के निवेश के द्वारा, इन चीजों के निवेश के द्वारा
रोमन लॉ कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी कागज पर जब कुछ लिखता है तब लिखावट का मालिक लिखने वाला होता है। लॉ किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम और पूंजी के निवेश के द्वारा विनियोग किए जाने की अनुमति, विनियोग किए जाने की अनुमति नहीं प्रदान करती। विनियोग किसी प्रकार का किसी के द्वारा उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप, प्रतिलिप्याकार विधि का कॉपीराइट एक्ट प्रोसीजर, प्रतिलिप्याकार विधि का कॉपीराइट प्रोसेस का उद्देश्य, इसका एम क्या है? प्रतिलिप्याधिकार कृति के रचयिता को, जो रचना बता रहे हैं, कृति के रचयिता को, जिसने लिखा है उस रचना को, उसकी कृति जिस पर उसका अधिकार है, उसकी कृति जो उसने लिखी है, जो उसने कविताएं बनाई है, जो की रचना कोई आविष्कार इसने किया है, कृति के अवयव पुनरुत्पादन और उपयोग, किसी के भी द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन एवं उपयोग, दोबारा उसका उत्पादन कोई नहीं कर सकता उस व्यक्ति के खिलाफ, और उसी की वस्तु का कोई दूसरा व्यक्ति बिना उसकी सहमति के उपयोग नहीं कर सकता। से संरक्षण प्रदान करती है। विधि क्या करता है? यही काम करता है। रोमन लॉ कहती है जब कोई व्यक्ति किसी कागज पर जब कुछ लिखता है तब लिखावट का मालिक लिखने वाला होता है। विधि किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम और पूंजी के निवेश के द्वारा विनियोग किए जाने की अनुमति नहीं प्रदान करती है। मतलब कि उसमें छेड़छाड़, उसको चुरा लेना, उसका अपने तरीके से उपयोग करना, ऐसी अनुमति नहीं देती है लॉ। प्रतिलिप्याधिकार विधि का उद्देश्य, इनका जो एम है कि प्रतिलिप्याधिकार कृति के रचयिता, जैसे आपने लिख दी कोई कविता, आपने कागज पर कुछ लिख दिया, आपने किसी वस्तु का आविष्कार कर दिया, तो आप हो गए प्रतिलिप्याधिकार कृति के रचयिता। आपने कोई कविता लिख दिया, आपने कोई कहानी लिख दिया, आपने कोई लेख लिख दिया, आपने किसी तरह का कोई रिसर्च कर दिया, तो उसका पूरा कॉपीराइट आपके पास हो गया। तो प्रतिलिप्याधिकार कृति के रचयिता को उसी कृति के अवैध पुनरुत्पादन, मतलब उसकी जो कृति है उसका जो बनाया गया वो पेटेंट है, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया है, जिसका मालिक स्वयं, स्वामी भी वही है, मालिक भी वही है, तो उसके अवैध तरीके से किसी के द्वारा पुनरुत्पादित कर देना। पुनरुत्पादन का मतलब हमारे ही मैटर को दोबारा से रीजनरेट कर देना, ऐसा कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो लॉ क्या करती है कि ऐसे उपयोग और अवैध, इनवैलिड यूज को, अवैध पुनरुत्पादन को, उससे संरक्षण प्रदान करना है। प्रतिलिप्याधिकार विधि क्या करती है? लॉ ऑफ द कॉपीराइट हैव द एक्शंस अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ कॉपीराइट होल्डर्स। तो कॉपीराइट होल्डर्स के कंटेंट्स को थेफ्ट करते हैं, चोरी कर लेते हैं, ऐसे चोरों को वो पकड़ लेती है, उनको इस तरह से कृत्य नहीं करने देती है, और हमारे कॉपीराइट के मालिक को, द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट, कॉपीराइटी को संरक्षण प्रदान करती है, प्रोटेक्शन। इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन की उसके अभिलेख को, उसके डॉक्यूमेंट को, उसकी रचना को, उसके साहित्य को, उसकी अनुलिपि को, उसकी अनुकृति को, उसके मौलिक लेखन को, उसके रंग चित्र को, उसके लिखत को, उसे किसी भी ऐसी चीजों को जिस पर कि उसका इंटेलेक्चुअल राइट बनता है, कॉपीराइट बनता है, उसकी प्रतिलिपि को किसी प्रकार का अवैध पुनरुत्पादन कोई न कर पाए और उसका अवैध उपयोग
कोई न कर पाए। जैसे कि कोई कंपनी मैकडोनाल्ड है जो कि बनारस में आईपी मॉल में बर्गर बेच रही है, पिज्जा बेच रही है, कोका कोला बेच रही है। अगर हम इसी बनारस में मैकडोनाल्ड खोल दें तो हमको मैकडोनाल्ड कंपनी से उस कंपनी की कॉपीराइट लेनी होगी, तब जाके हम दूसरा स्टोर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मैकडोनाल्ड या केएफसी या एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी और उससे उसकी कॉपीराइट नहीं ली, अथॉरिटी इसके लिए कि वह कंपनी कुछ मनी बंधक के रूप में रखवाती है, फिर आपको देती है अथॉरिटी कि आप ये हमारे नाम का यूज करिए, हमारी कॉपीराइट का यूज करिए। इस कॉपीराइट का स्वामी कौन है? ये जो मैकडोनाल्ड है, इस कॉपीराइट का स्वामी कौन है? मैकडोनाल्ड का मालिक। केएफसी की कॉपीराइट का मालिक कौन है? केएफसी का मालिक। नरूला की कॉपीराइट का मालिक कौन है? जो नरूला बनाया होगा, नरूला का मालिक। एमबीए चाय वाला की कॉपीराइट का मालिक क्या है? वो प्रफुल्ल है जो एमबीए चाय वाला का अपना स्टार्ट किया है, अपना स्टार्टअप। तो ये होती है कॉपीराइट पावर, प्रतिलिप्याधिकार। प्रोसेस ऑफ द कॉपीराइट, उसमें विधि बनाई गई है, लॉ ऑफ कॉपीराइट्स। उसके तहत कोई भी आपके चीजों का अवैध पुनरुत्पादन या अवैध उपयोग बिना आपकी सहर्ष अनुमति के, अनुमोदन के, लिखत में जब तक वो नहीं देगा मालिक या स्वामी उस कॉपीराइट का, तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। यही कहा गया है कॉपीराइट एक्ट में, कॉपीराइट प्रोसेस में, कॉपीराइट रूल में। आज हमने डिस्कस किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स एंड राइट एंड एसे ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट को हमने समझा, इसमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के बारे में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, और उसके साथ ही साथ रोमन लॉ के अनुसार हमने कॉपीराइट की परिभाषाओं को समझा। भारतीय कॉपीराइट एक्ट कब आया, इसको देखते हैं। भारत में कॉपीराइट का उद्भव कब हुआ? When the Copyright Act exists in India? In 1847, सन 1847, in 1847, Indian Copyright Act, Indian Copyright Act 1847 describe definition of copyright. Their duration, उनकी अवधि क्या होनी चाहिए कॉपीराइट्स की इंडिया में, देयर ड्यूरेशन, इनके अदालती दावे, यदि कोई चुरा लेता है आपके कॉपीराइट को, उसके समय आप दावा करेंगे के माध्यम से, अदालती दावे के माध्यम से कॉपीराइट के, अदालत के दावे के माध्यम से कॉपीराइट के अतिलंघन का, किसी ने चुरा लिया, उल्लंघन कर दिया कॉपीराइट एक्ट का नियम का, तो उसके अतिलंघन का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट और प्रतिलिप्याधिकार के, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्टर्स होगा उसके बारे में, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन और समानुदेशन, रजिस्ट्रेशन और समानुदेशन से संबंधित प्रावधान 1847 में किए गए, प्रावधान किए गए। अंग्रेजों का राज था सन 1847। In 1847, Indian Copyright Act prescribed definition of their duration,
उनके अदालती दावों के माध्यम से कॉपीराइट के उल्लंघन का प्रवर्तन और कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन और उनके समान उद्देश्यों से संबंधित प्रावधान किए गए सन 1847 में। भारत में कॉपीराइट एक्ट के बारे में हमने आपको बताया। आफ्टर फ्रीडम 1983 में अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉपीराइट एक्ट में। 1984 में अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉपीराइट एक्ट में। ध्यान रखिएगा 1992 में अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉपीराइट एक्ट में और 1994 में अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉपीराइट एक्ट में और 1999 में अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉपीराइट एक्ट में। कितने अमेंडमेंट हुए? नाइनटीन 1957 में, 1983 में, 1984 में, 1992 में, 1994 में, 1999 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट में संशोधन किया गया। इंडियन कॉपीराइट एक्ट में इंडियन कॉपीराइट लॉ में अमेंडमेंट, इंडियन कॉपीराइट लॉ में अमेंडमेंट वैश्विक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से बहुत हद तक प्रभावित है। देखिए इन पर प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व के कॉपीराइट नियमों का, बहुत हद तक प्रभावित है। इस प्रयास में भारत अपने कानूनों को कॉपीराइट सब्जेक्ट पर विश्व के सर्वोत्तम कानूनों की बराबरी के लिए, सर्वोत्तम कानूनों की बराबरी के लिए प्रयासरत है। इसीलिए बार बार अमेंडमेंट किया गया। कॉपीराइट एक्ट को 1957 में, 1983 में, 1984 में, 1992 में, 1994 में, 1999 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट को इनके लॉ में अमेंडमेंट वैश्विक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से बहुत हद तक प्रभावित हुआ और इस प्रयास में भारत अपने कानूनों को कॉपीराइट सब्जेक्ट विश्व के सर्वोत्तम कानूनों की बराबरी के लिए प्रयास कर रहा है निरंतर। इस प्रकार से हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉपीराइट पर पूरा का पूरा हमने एक एस्से तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? एस्से तैयार कर दिया। पूरा का पूरा हमने इस पर आपको एस्से बता दिया। रोमन लॉ कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कागज पर कुछ लिखता है तो लिखावट का मालिक लिखने वाला होता है। विधि किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम और पूंजी के निवेश के द्वारा विनियोग किए जाने की अनुमति नहीं प्रदान करती है। प्रतिलिप्याधिकार विधि का, कॉपीराइट लॉ का एम है प्रतिलिप्याधिकार कृति के रचयिता को उसकी कृति के अवैध पुनरुत्पादन और उपयोग से संरक्षण प्रदान करना है। कोई भी उसका ये अपनी राइट्स को चुरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, कॉपी नहीं कर सकता। वो स्वयं ही अपने राइट्स का मालिक होगा। बने रहे, जमे रहे आपके अपने मानकून।
यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया पर। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से थर्ड पेपर दीजिए और सफलतम भविष्य को बनाइए। अभी इस समय देखिए जो वैकेंसी आई है आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 7 प्रकार के नए आवेदन फार्म निकलने वाले। 7 तरह की वैकेंसीज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगी। 7 प्रकार के 7 फील्ड के विद्यार्थियों के लिए 7 एडवर्टाइजमेंट आएगा। 7 एडवर्टाइजमेंट। आरओ आएगा, एआरओ आएगा, पीसीएस का आएगा एडवर्टाइजमेंट, एलटी ग्रेड परीक्षा का आएगा, इसके बाद एलटी ग्रेड प्रणाली में ही लेक्चरर प्रवक्ता का है, लोक सेवा आयोग प्रवक्ता। सीधे आप 11-12 क्लास को पढ़ाएंगे। एलटी ग्रेड में कक्षा 6 से 10 तक को पढ़ाएंगे। 2 तरह के एलटी ग्रेड के फॉर्म आएंगे। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश उच्चतर सबऑर्डिनेट पीसीएस जिसको बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ और भी कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी के भी फॉर्म। इस तरह से करके 7 टाइप ऑफ न्यू एडवर्टाइजमेंट कमिंग वेरी शॉर्टली इन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड रनिंग वैकेंसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर लॉ ऑफिसर वैकेंसीज 140 पोस्ट। इसको जल्दी से भर के कंप्लीट कर लीजिए। इसका एग्जामिनेशन जेएलओ का अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 2020। वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन पर। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर